नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र नाथ झा फोर्थ पिलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त मैं हूं एक ऐसे पत्रकार के पास जिन्होंने हर विधानसभा में जाकर सर्वे भी किया है और जाना भी है और जो मतदाता हैं उनका मूड भी परखा है कि आखिर मतदाताओं का रुझान किधर है। जिस पत्रकार के पास बैठा हूं उनसे आप बखूबी परिचित होंगे। ये अभिषेक झा हैं जो पिछले 15 साल से इस फील्ड में हैं और पत्रकारिता की बारीकियों को समझते हैं। मैं उनसे ही पूछूंगा कि आखिर ये जो चुनाव हुआ है 2 चरणों में, अप्रत्याशित मतदान हुआ है। पहले चरण में लगभग 64 कुछ परसेंटेज हुआ है और दूसरे चरण में जो है 68% से ऊपर जा चुका है। अब इसका परिणाम क्या होगा? सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने कसीदे कर रहे हैं कि विपक्ष का कहना है कि ज़्यादा वोटिंग का साफ संकेत है कि बदलाव होना है। वहीं पक्ष जो है ये कहना है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि ज़्यादा वोटिंग जो है सत्ता पक्ष की तरफ ही मिला है। फिलहाल अभी हम अभिषेक जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अभिषेक जी, आपने लगभग 10 विधानसभा में घुमा और चुनाव के दिन 7 विधानसभा में, आपने जैसा कहा था कि 7 विधानसभा में गांव सब में गए, जहां बूथ नहीं है उससे दूर आप गए। आपने क्या देखा? अगर सिलसिलेवार मधुबनी से ही शुरू करें तो। जी, सबसे पहले हमारा जो देखने का थोड़ा सा नज़रिया लोगों से अलग रहता है। आम पत्रकार जो है बूथ पर जाते हैं और इसलिए पास भी बनाते हैं कि बूथ पे हमें जाने के लिए एंट्री मिल जाए, वहाँ पूछते हैं मतदाताओं से। जबकि वास्तविकता ये रहती है कि थोड़े से अब बूथ से जब 100-200 मीटर 500 मीटर दूर जाके जब बात करेंगे किसी एक साधारण से ग्रामीण से, साधारण से मतदाताओं से जब बात करेंगे तो बड़ा नेचुरली वो जवाब देते हैं। मैं अलीनगर में भी गया था तो कुछ इसी तरह के हमें नज़ारे देखने को मिले थे। जब गैर पॉलिटिकल व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो वो एक्चुअल फिगर देते हैं। और इसी क्रम में हमने जहां देखा कि मिजाज देखा कि महिलाओं का वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा था, एग्रेसिव था। 18% जो सूचना मिली है कि 18% महिलाओं ने अधिक पुरुषों के अपेक्षा मतदान किया है। तो इन महिलाओं के मतदान में ये नहीं है कि सारे नीतीश कुमार के ही थे, उसमें प्रशांत किशोर भी फैक्टर था, उसमें कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव का भी फैक्टर था। और प्रशांत किशोर जो येलो कार्ड बनाए हैं वो भी कुछ ना कुछ नज़र आया। हालांकि वो कितना वोट में कन्वर्ट हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तेजस्वी यादव का भी जो वोट है उसमें जो उन्होंने जो महिलाओं के लिए योजना निकाली, माई बहन योजना करके निकाला था, वो भी इम्पैक्ट था। तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज इसलिए अधिक है और वो वोट किस करवट लेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुझान उसके प्रति किसी को नहीं है या किसी को जानकारी नहीं मिल पाती है महिलाओं के ऊपर में कि महिला क्या बोलते हैं, क्या करती है, वो खुद भी उनके घर वालों को भी पता नहीं रहता है। तो इसलिए डिसाइड कर दीजिएगा आप वोट में कि इस पार्टी को अधिक मिला है, इस पार्टी को अधिक मिला है, ये कहना मुश्किल है मेरे अंदाज से। आपने देखा, इन्होंने कहा कि डिसाइड कर देना कि महिलाओं का रुझान किधर है, ये अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि 2-3 फैक्टर काम किया है अभिषेक जी ने जैसा बताया है। लेकिन महिला ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है चुनाव में, उसका तो मुख्य फैक्टर यही हो सकता है ना कि जैसे सत्ता पक्ष के तरफ से 10,000 रुपया और विपक्ष के तरफ से भी माई बहन योजना और येलो कार्ड प्रशांत किशोर के तरफ से, इसका तो प्रभाव है चुनाव पर। देखिए, चुनाव के समय में बहुत सारे फैक्टर हैं। 10,000 रुपया तो खैर लोगों की मानसिकता पर तो इम्पैक्ट करता ही है। भाजपा का नैरेटिव जो रहता है चुनाव के समय में, यदि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, आपने जेडीयू को वोट नहीं दिया तो लालू का जंगल राज आ जाएगा और जंगल राज की याद दिला करके वो वोट मांगते हैं। ना कि इस काम से वो वोट मांगते हैं कि हमने ये काम किया, हमने योजना चलाया या हमने आपको जो सामाजिक उत्थान के लिए काम किया, इसके लिए वो वोट नहीं मांगते हैं। तो लोगों के मन में डर के विरोध में 2 धारा रहती है। यहाँ पे मैक्सिमम जो हमने देखा इस चुनाव में भी वही 2 धारा नजर आया। एक लालू के विरोध में, जो लालू को नहीं चाहते हैं कि लालू की वापसी हो, और एक लालू के पक्ष में रहते हैं जो कि चाहते हैं कि लालू के परिवार या लालू के वंशज जो भी उनकी जो राजनीतिक दल है उनकी विरासत को जो आगे बढ़ा रहा है वो आए। इन्हीं 2 धाराओं के बीच में वोट बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि तीसरा फैक्टर यहाँ पे जरूर प्रशांत किशोर नजर आए। जितने फर्स्ट टाइम वोटर थे, जितने प्रवासी वोटर हैं जो बाहर से आए थे, छठ में दीपावली में रुके हुए थे वोट डालने के लिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति में हमें नजर आए जो न प्रशांत किशोर से मिले हैं न कैंडिडेट से मिले हैं और वो स्वतः जो है जनसुराज से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। ऐसे जो वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक बूथ की मैं कहानी छोटी सी बताता हूँ कि मैं सुबह सुबह ऐसे
बूथ पे टहल रहा था, अपना वोट डालने की कोशिश में गया था। हालांकि मैं वोट नहीं डाल पाया था उस टाइम में, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी। तो मैंने जिज्ञासा बस ऐसे ही पूछ दिया कि बगल वाला खेमा आरजेडी में भीड़ नहीं है, भाजपा वाला खेमा में बहुत भीड़ है, और प्रशांत किशोर का खेमा ही नहीं है। तो भाजपा के खेमा में 4 लड़के थे जो फर्स्ट टाइम वोटर थे। बोले भैया हम चारों भी प्रशांत किशोर के ही वोटर हैं, हम बैठे हुए भाजपा खेमा में, हमारे परिवार के लोग भाजपा को वोट देंगे, लेकिन हम लोग प्रशांत किशोर को देंगे। तो प्रशांत किशोर का क्या वोट आता है वो जब तक ईवीएम खुलेगा नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। वो किसके वोट को डैमेज कर रहे हैं ये ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा। प्रशांत किशोर का फैक्टर जो पलायन और रोजगार का है वो कहीं ना कहीं युवाओं में धर कर गया है कि नहीं, ये मुद्दा है, बिहार के लिए अहम मुद्दा है पलायन। बिल्कुल इंटेलेक्चुअल जो है ब्राह्मण वोटर जो असंतुष्ट थे, ब्राह्मण वोटर जो बोलिएगा कि बपौती हो गई है भाजपा की, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण में बहुयातात जो संख्या है, जो बड़े तबका जो है नया जनरेशन का जो है, वो ना प्रशांत नीतीश कुमार से खुश है, ना नरेंद्र मोदी के जो विकास का एजेंडा है उससे खुश है, ना तेजस्वी यादव के एजेंडा से खुश है। वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने प्रभावित किया। उनके लिए कहीं ना कहीं विकल्प है प्रशांत किशोर, और आने वाले समय में प्रशांत किशोर एक अच्छे राजनीतिक पार्टी और अच्छा साबित हो सकते हैं उनकी पार्टी। बिल्कुल, यदि गोदी मीडिया का यदि नैरेटिव नहीं चलाया रहता है, जैसे ही चुनाव का समय आता है तो जितने गोदी मीडिया के बड़े पत्रकार हैं, हम हालांकि उन पत्रकारों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितने टीवी एंकर हैं, पत्रकारिता नहीं करते, वो टीवी एंकर हैं। पत्रकारिता तो बहुत कम अब रह गया है, पत्रकारिता तो फील्ड में रहा नहीं। एंकर को ही लोग पत्रकार समझने लगे हैं, और एंकर ही खुद को सर्वे सर्वा समझने लगे कि हम ही पत्रकारिता है, हमसे ही पत्रकारिता शुरू होती है, हमसे ही अंत होता है। अच्छा, ये तो हो गई। दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा है कि जो आजकल एग्जिट पोल ये एग्जिट पोल नहीं, एक बड़ा अजीब सा हो गया है, क्योंकि 2015 में भी एग्जिट पोल हुआ, 2020 में हुआ। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि एग्जिट पोल में 300 से ज़्यादा सबको एनडीए गठबंधन को दिया जा रहा था, लेकिन आया कम, बीजेपी को भी कम आया और 300 के लगभग में आया, 400 पार बोला जा रहा था। तो ये एग्जिट पोल में कितना ऑथेंटिसिटी रहता है, कि कितना सत्यता रहता है एग्जिट पोल में? नहीं, हमने भी काफी ज्यादा टीवी चैनलों में काम किया, बहुत सारे एग्जिट पोल वाले आते थे, उनका जो कॉस्ट रहता था पर पेपर यदि फिलअप करने का बहुत कम रहता है। उस टाइम में तो मेरे अंदाज से यदि पिछले बार आया था 50 रुपये के आसपास में दे रहा था, हो सकता है 100 के आसपास में अभी होगा, इस बार नहीं पता मुझे, लेकिन वो 50-100 रुपये के आसपास में देते हैं एक फॉर्म फिलअप करने का। और सैंपल साइज होता है, कोई 100, 200, 250, 300 होता है। अब 300 के लिए कोई आदमी बाहर से आएगा, वो गांव-गांव घूमेगा, घूम करके भरेगा। वो करते क्या, 5-10 आदमी से भराते हैं, फिर उसी के अनुसार जो है पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप कर देते हैं, वो सबमिट करते हैं, पैसे उनके जो 2-4-5 हज़ार रुपये बनते हैं लेते हैं और निकल जाते हैं। तो सैंपल साइज पे कोई भरोसा नहीं होता है। ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन में सजग मतदाता है, जो हो सकता है कभी कभी एक ही पार्टी के मतदाता आपको अधिक मिल जाएंगे, या समाज से विक्षुब्ध व्यक्ति ही आपको ज्यादातर उसमें लिखते हुए पढ़ते हुए मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर में यदि कहेंगे कि हमको एग्जिट पोल पे विश्वास करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जिट पोल पे बहुत ज्यादा एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि एग्जिट पोल के इतर भी बहुत कुछ अलग परिणाम हो सकते हैं। पिछले बार अगर आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में, तो एक CSDS के मुख्य जो संचालक हैं वो संजय कुमार हैं। तो संजय कुमार ऑन रिकॉर्ड चैनल पर आकर रोने लगे, तो ये भी लोगों ने देखा है। खैर, हम अब वो सारी बातों को हटाते हैं, अब हम आते हैं मधुबनी, बिस्फी, बेनीपट्टी, हरलाखी, खजौली, बाबूबरही, लोखालुखी, फुलपरास, राजनगर, और एक कौन सा रह गया, झंझारपुर। ये 10 पर। तो अभी हम झंझारपुर से ही शुरुआत करते हैं। झंझारपुर में क्या स्थिति है? नो डाउट झंझारपुर नीतीश मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि हमने जो झंझारपुर के कई सारे पंचायत में गए, वहाँ पर 1 साइडेड वोट हो रहा था। और पूरे मधुबनी जिला में यदि कोई ऐसा नेता है जिसका 1 साइडेड वोट हो रहा था तो वो था झंझारपुर, जहाँ पे कि 1 साइडेड वोट था नीतीश मिश्रा का। और चौंकाने वाला यदि परिणाम आता है, बड़े मार्जिन से वो जीतते हैं, तो कोई नो डाउट है उसमें। नो डाउट इसलिए भी है कि एकमात्र ऐसा नेता है नीतीश मिश्रा हैं जो किसी भी वीआईपी को अपने विधानसभा में उन्होंने ना तो रैली करवाया ना रोड शो करवाया। क्या मैं बिल्कुल सही हूँ? बिल्कुल उनका कार्यकर्ता ही उनके लिए बड़ा, उनका रोड शो में देख रहा था 5 से 10 हजार आदमी उनके रोड शो में थे, जबकि जो है बड़े बड़े स्टार को बुला करके उतने भीड़ नहीं लोग जुटा पाए थे। वो नीतीश मिश्रा अकेले जुटा लिए थे अपने
रोड शो में। अब हम आते हैं राजनगर पर। राजनगर में सुजीत पासवान है और दूसरा कैंडिडेट जो महागठबंधन से हैं वो विशुनदेव राम जी हैं। विशुनदेव राम जी हैं। क्या उनका क्या दोनों का क्या स्थिति है? देखिए, सुजीत पासवान एबीवीपी से हैं, यूथ वॉलंटियर उनके पास में है, सोशल मीडिया पर कैंपेन उनका बहुत जबरदस्त था और कारण था कि एबीवीपी और जो यूथ का जो उनका जो कैंपेनिंग जो है, जिसे जेनजी कहते हैं, जेनजी वाले उनके वोटर अधिक थे, तो उनका लगा कि बड़ा माहौल टाइट है, बहुत ज़्यादा उनके पक्ष में माहौल है। लेकिन आप जाइएगा आंध्रा ठाड़ी बेल्ट में, जो कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है पूरे राजनगर में। हालांकि राजनगर विधानसभा ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, 17,000 से अधिक ब्राह्मण मतदाता यहाँ पे वोटर हैं। दूसरे नंबर पे जो है मंडल और अमात का वोट है, यहाँ पे लगभग 50,000 के आसपास में मंडल और अमात का वोट है इस विधानसभा क्षेत्र में। तो आप देखिएगा कि विशुनदेव राम की जो स्थिति है, आंध्रा ठाड़ी बेल्ट में जाइएगा जब, तो वहाँ पे बहुत मजबूत नजर आएगा। वहाँ पे आपको मंडल वोट देते हुए उनको नजर आया, मुझे अमात उनको वोट देते हुए नजर आया, जो परंपरागत उनका जो यादव और मुस्लिम का वोट है वो तो नजर आया ही मुझे। और साथ ही जो है कुछ जो विक्षुब्ध ब्राह्मण थे, जैसे जो कोर बीजेपी के वोटर थे, वो नजर आए। चूंकि इतना एग्रेसिव कैंपेनिंग था सुजीत पासवान का, तो कई लोगों ने आरोप लगाया कि वो तो फोन नहीं उठाते हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं लोगों का, चुनाव से पहले उनकी जो ये स्वभाव है तो चुनाव के बाद उनका क्या होगा। तो बहुत सारे विक्षुब्ध ब्राह्मण भी ऐसे नजर आए जो कोर बीजेपी को वोट देते रहे हैं, लेकिन वो हमें वोट देते हुए नजर आए। तो इसलिए बड़ा टफ है। हालांकि राजनगर बेल्ट में कुछ वोट मिला है सुजीत पासवान को, तो मुझे लगता है राजनगर का पेच फंसा हुआ है, 50-50 में है कि चुनाव किसी भी करवट ले सकती है। अब आते हैं मधुबनी पर। मधुबनी में समीर महासेठ और माधव आनंद हैं। माधव आनंद टीवी में पैनलिस्ट भी रह चुके हैं, अपना पक्ष रखते हैं एनडीए का। तो इन दोनों में क्या है? कोई कहता है कि नहीं, समीर महासेठ को मुसलमानों ने पतंग पर दे दिया, कोई कहता है नहीं, इस बार वोट कटा है समीर महासेठ का। क्या स्थिति एक्चुअल क्या है? पिछली बार अमानुल्लाह खान चुनाव लड़े थे मधुबनी से, 8,500-9,000 के आसपास में वोट उनको आया था, और इस बार अमानुल्लाह खान को 9,000 भी वोट आ गया था। और इस बार जो है AIMIM का जो कैंडिडेट है उनको 1,000-1,500 भी वोट आ जाए तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि मुस्लिम वन साइडेड पोलराइज थे कि इस बार मधुबनी में हमें वोट देना है, मधुबनी के स्थानीय नेता को ही देना है। और इसका आप प्रमाण देख सकते हैं कि असलम अंसारी जो चुनाव मैदान में बाहर थे, विरोध में थे, कंटिन्यू पिछले 1.5-2 सालों से आप समीर महासेठ का विरोध कर रहे थे, वो अंततः जो है उनके पक्ष में आ गए। गणेश महारान को आपने देखा होगा कि गणेश महारान भी उनके सपोर्ट में आ गए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नेता हैं जो कि कल तक जो थे उनके विरोध में थे, और जब माहौल देखे कि समीर महासेठ वन साइडेड हो रहे हैं और जीत रहे हैं, तो सत्ता की लहर में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है और डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए। जहां तक रहा माधव आनंद का, तो माधव आनंद जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं, आज पैनलिस्ट है, आज बड़े नेता बन गए हैं। माधव आनंद जी जब शुरुआती दौर में आते थे, हरलाखी की बेल्ट में बासुपट्टी उनका घर है, हालांकि वो खजौली विधानसभा में उनका घर पड़ता है, तो वो फोन करते थे सिर्फ कि हम गाड़ी से उतरे तो हमारे सामने में कुछ लोगो रहना चाहिए। उसमें बहुत कम टीवी का लोगो रहता था, लोगों के पास में माइक रहती थी, वो लोगो चाहते थे कि लोग उनका देखें, उनके गांव वाले, कि आने के साथ ही लोग इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, तो वो इसके लिए बुलाते थे। हालांकि हम कभी गए नहीं, एक दो बार हमें फोन भी आया था, हमारे जो स्टिंगर थे वहाँ के लोग, उन्होंने भी हमें कई बार बोला कि आप वहाँ पे जाइए, तो बहुत सारे लोगों को वो पैसा देते थे वहाँ पे माइक लगाने का सामने में। तो बहुत इनका पहचान नहीं है स्थानीय स्तर पर, ना कंट्रीब्यूशन है स्थानीय स्तर पर। हालांकि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति का समर्थन उन्हें मिला, और उस जाति में है भी थोड़ा सा जात का समर्थन मिल जाता है। कम समर्थन मिलने का एक ये भी तो नहीं वजह है कि कमल छाप नहीं होकर के सिलेंडर था, और सिलेंडर बहुत के निश्चित रूप से जो कमल का जो यहाँ पे बीजेपी की जो तैयारी थी मधुबनी विधानसभा में, बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी थी। और यदि बीजेपी की यहाँ पे अपना सीट रखती और बीजेपी के सिंबल से किसी को भी उतारती, तो नो डाउट वहां पे बीजेपी चुनाव जीत जाती मधुबनी में, और वन साइडेड चुनाव जीतती, बड़े अंतराल से चुनाव जीतती। लेकिन चूंकि सिंबल बदल दिया गया, अंतरकलह बहुत ज्यादा था, और यहाँ का स्थानीय जनसुराज का प्रत्याशी अनिल मिश्रा काफी पॉपुलर थे, और बहुत कुछ डिपेंड था कि अनिल मिश्रा के पक्ष में लगातार जो है बहुत सारे जो बीजेपी की कोर वोटर हैं, कांग्रेस माइंडेड वोटर हैं, वो लगातार इनके साथ रहे, और ये कहीं ना कहीं डेंट करते हुए यहाँ पे नजर आया। अब हम चलते हैं यहाँ से बिस्फी, मधुबनी से बिस्फी चल रहे हैं। बिस्फी में बचौल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार, और फैयाज अहमद के जो पुत्र हैं आसिफ अहमद, वो आरजेडी से हैं। दोनों में क्या स्थिति है, क्या? देखिए, बिस्फी विधानसभा में बात करें तो आसिफ यंग हैं,
और आसिफ को लगा कि इंग्लैंड से हम पढ़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा हम भौगोलिक स्थिति को हम पढ़ लिए जल्दी तेज़ी में, हमने 1 साल यहाँ पे फील्ड पे काम किया, लोगों को जान लिया और वोट को हम जो है अपने पक्ष में कर लेंगे, पोलराइज कर लेंगे। लेकिन यहाँ के जो वोटर का मिजाज है वो जात से बाहर नहीं निकला है और न ध्रुवीकरण से बाहर निकला है। बीएसपी का खास बीएसपी में ध्रुवीकरण है, बीएसपी और हरलाखी जो है ध्रुवीकरण अभी भी होती है वहाँ पे। ये ध्रुवीकरण से बाहर नहीं निकला, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं। तो पैसे बहुत ज्यादा बांटे गए, खास करके जो आरजेडी के समर्थक हैं उनके द्वारा बांटे गए। लेकिन बावजूद यदि लास्ट मूवमेंट की बात करें कि जो कार्यकर्ता उनके पैसे लिए, हम लोगों से भी बात कर रहे थे कि आप लोग तो बीजेपी के वोटर थे, आपने पैसा लिया है, समर्थन किया है, तो वोट आप लोगों का किस साइड में जा रहा है। तो वो लोग को लास्ट मूवमेंट में ये था कि हमने पैसे सिर्फ लिए हैं लेकिन वोट हम उसी को देंगे जिसको हम देते रहे हैं। तो परंपरागत उनका जो वोटर है बीजेपी का कोई डेंट नहीं हुआ है, हालांकि पैसे के बल पे उनको लग रहा है कि चुनाव के रेस में। ये भी है कि उनका पैसे, पता चला कि बूथ का जो इंचार्ज है गांव का एक कोई ठेकेदार है, फलाने गांव का एक ठेकेदार है, वो पूरा मैनेज कर लेगा। तो ठेकेदारी प्रथा उसमें ज्यादा दिखा मुझे। अच्छा, ठेकेदारी भी है, यदि दिए भी हैं ठेकेदारी, तो ठेकेदार आपको वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो नहीं पता है। क्योंकि हमने बहुत पता है ना, उनके कार्यकर्ता से जब बात करते थे तो घूमते थे, उसके लिए बोलते थे कि हम आरजेडी के वर्कर हैं, लेकिन अपना जब वोट पूछते थे तो वो बोलते कि नहीं मैं तो बीजेपी को दूंगा। तो ऐसे में आप जब आपके कार्यकर्ता में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो फेथफुली नहीं है कि आपको जिता देंगे, तो फिर आप दूसरे का वोट कैसे ले सकते हैं। आप मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट पे आपको विश्वास होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और इसको हम बेच लेंगे, तब जाके वो बिकता है। जब आपको विश्वास नहीं हो तो आप नहीं बेच पाएंगे। ये मार्केटिंग का फंडा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल सेल्फ। अब हम बेनीपट्टी में चलते हैं। बेनीपट्टी में त्रिकोणीय मुकाबला अगर एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार हैं विनोद नारायण झा, महागठबंधन के हैं कांग्रेस से नलिनी रंजन उर्फ रूपन झा, और एक तीसरा है डॉक्टर बी झा मृणाल, जो बीजेपी से बागी हैं, उम्मीदवार हैं, और एक हैं जनसुराज के परवेज आलम। 4 उम्मीदवार हैं, मुख्य हैं तो बहुत सारे लेकिन मुख्य तौर पर। तो वहां की क्या स्थिति है? क्या इस बार विनोद नारायण झा हैट्रिक मार पाएंगे? देखिए, वहाँ बीजा मृणाल के जो हवा है ना, वो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो ज्यादा फैलाते हैं। उनका कोर जो वोट बैंक है वो कहते हैं ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण के वोट जो परसेंटेज बीजेपी के साथ में था वो कहीं भी डेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। विनोद नारायण जी में तो एक खासियत है कि वो हर किसी के भोज में हो, हर किसी के निमंत्रण में हो, पहुंच जाते हैं। तो उनसे जो आदमी थोड़ा बहुत यदि कोई कॉमन मुद्दा पे जो विरोध है भी, तो वो व्यक्तिगत मुद्दा पे विरोध नहीं है। जी जी जी। तो विनोद जी का बहुत ज्यादा विरोध ही नहीं है। कॉमन मुद्दा पे यदि आप कहीं वीडियो देख रहे होंगे वायरल हो रहा है, तो हो सकता है वो आरजेडी के बेल्ट होगा, वो हो सकता है कि ऐसे मतदाताओं का बेल्ट होगा जो उनको वोट कभी नहीं देता होगा, तो उनका विरोध का सामना उनको करना पड़ा होगा। लेकिन ऐसे लोग उनको विरोध करने वाले हमें कम ही मिले जो उनके वोटर हैं और उनके सपोर्टर हैं या भाजपा के सपोर्टर हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। रहा मृणाल का, तो मृणाल कुछ वोट इम्पैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। चूंकि फ्री में चश्मा बांटे हैं, पैसे बांटे हैं, कैंपेनिंग एग्रेसिव रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके साथ में रहा है, तो कुछ वोट इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन लास्ट मूवमेंट में यदि बात करें तो राजेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे थे इस बार, राजेश यादव का भी इम्पैक्ट रहता है। तो कुछ न कुछ वोट जो है जितना वो डैमेज करेंगे, राजेश यादव समर्थन कर रहा है, विनोद नारायण झा को समर्थन किए हैं, तो वो वोट इनको सरप्लस हो जाएगा। रह गया परवेज आलम का। परवेज आलम बहुत ज्यादा वोट को इम्पैक्ट नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर है कि जितना मृणाल काटेंगे उतना परवेज आलम वोट लेंगे, तो राजेश यादव का वोट प्लस हो जाएगा। तो विनोद नारायण झा वहां पे चुनाव जीते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर हरलाखी। हरलाखी में क्या स्थिति है? हरलाखी में राकेश पांडे हैं, राम नरेश पांडे जी के पुत्र, और जो एनडीए से हैं, एनडीए से क्या नाम है उनका उम्मीदवार? मुरारी पांडे और राकेश कुमार पांडे और मुरारी पांडे। हाँ हाँ। तो उनका क्या स्थिति है? और जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं सुधांशु शेखर, बहुत बढ़िया विधायक नहीं है, वहाँ पे लोगों की पसंद भी नहीं करते बहुत ज्यादा, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पे वो चुनाव जीतते हैं वहाँ पे लगातार। वहाँ पे पसंदीदा व्यक्ति में सबीर अहमद थे, जो मुस्लिमों के वोट के एकमात्र जो है चहेता उम्मीदवार थे वहाँ पे, और निर्दलीय इस बार चुनाव लड़े थे। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, 27-28 हजार के आसपास में उनको वोट मिला था, और इस बार भी हमको लगता है कि उतना वोट जितना उन्होंने पिछली बार लिया था। सबीर जो है वो तो महागठबंधन के ही वोट काटेंगे।
बिल्कुल इसलिए तो वहां पे चुनाव महागठबंधन चुनाव हारती है, नहीं तो फिर वहां पे चुनाव महागठबंधन क्यों हारेगी? यदि सबीर खड़ा नहीं हो तो वहां पे चुनाव महागठबंधन आसानी से चुनाव जीत जाएगा, फिर सुधांशु शेखर का कोई चांस नहीं रहता है। लेकिन सबीर वहां पे चूंकि चुनाव हर बार लड़ जाते हैं तो वहां पे महागठबंधन चुनाव हार जाती है। सुधांशु शेखर को कोई पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये होता है कि चलो गाली दे के भी उन्हीं को देना है। कोर वोट बैंक जो है उनका, जो कोर वोटर जो है वो तो देगा ही ना नीतीश कुमार को। वो नीतीश कुमार का कोर बैंक बनिया, ये सब सुधांशु शेखर का जितना तय माना, हाँ लगभग माना जाए। अब वहां से आते हैं हम लोग खजौली। खजौली में क्या स्थिति है? देखिए खजौली में भी वही हाल है। हम वोटरों से बात कर रहे थे, खजौली प्रॉपर बासोपट्टी के आसपास जो जहाँ अरुण शंकर का घर है वहां पे हम वोटरों से बात कर रहे थे। हम 3-4 दिन गए थे वहां पे, तो वोटर कहते हमें अरुण शंकर नहीं पसंद है, बिल्कुल ही नकारा आदमी है, किसी काम के नहीं विधायक हैं, लेकिन हम उनको वोट नहीं देते हैं। हम वोट मोदी जी को देते हैं, वोट हम जो एनडीए को देते हैं। और वहीं रह गया कि एक बड़ा वर्ग जो है ब्रजकिशोर का वोटर अपना कट्टर है, हालांकि उनको टिकट मिल गया तो धारा के साथ भी उनका हो गया, वोट हो गया है। तो ब्रजकिशोर का जो काम है उससे प्रभावित बहुत सारे लोग हैं जरूर। तो ब्रजकिशोर का वोट काटने के लिए सीताराम यादव के पुत्र भी खड़े हैं जो नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आया। यादवों के बीच में कोई इम्पैक्ट नहीं है, यादव मुस्लिम में कोई डेंट नहीं है ब्रजकिशोर के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि ब्रजकिशोर को बाहर के कितने वोटर ने वोट दिया है, वो जीत हार तय करेगा। क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट से चुनाव सिर्फ नहीं जीता जाएगा, तो यहाँ कहा नहीं जा सकता है कि किसको जीतेगा। बड़ा वहाँ पे क्रिटिकल है, 50-50 के पोजीशन में है, मतलब लेकिन रेस में है ब्रजकिशोर, और दोनों में से कोई चुनाव जीत सकता है वहाँ पे। बाबूबढ़ी आ जाइए। बाबूबढ़ी में मीना कामत और दूसरे जो हैं अरुण कुशवाहा है। तो क्या स्थिति है अरुण कुशवाहा? देखिए अरुण कुशवाहा और यदि मीना कामत में कंपैरिजन किया जाए, अरुण कुशवाहा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का मुखिया थे, मुखिया में चुनाव हार गए थे, इस बार टिकट मिला है। तो कुशवाहा का वोट वहाँ पे अच्छा खासा वहाँ पे है, जो कि बीजेपी का परंपरागत वोटर रही है। कुशवाहा समाज के जितने वोट हैं वो एनडीए को पड़ती रही है, तो वो इस बार कटता हुआ नजर आया वहाँ पे। और इसी कारण से अरुण कुशवाहा की दावेदारी वहाँ बहुत। क्या मीना कामत की नाराजगी भी थी? मीना कामत का एंटी इनकमेंसी बहुत था, लेकिन जो वहाँ पे कियोट जाति से आते हैं, कियोट का वोट वहाँ पे बहुत ज्यादा पोलराइज हुआ है, वो 100% ही उनके पक्ष में होगा। लेकिन वहाँ पे 2 बड़े नेता जो है इस बार आरजेडी में चले हैं। जो मंगनीलाल मंडल थे वो आरजेडी में आ गए हैं, और लक्ष्मेश्वर राय आरजेडी में आ गए हैं। मंडल और अमास का जो वोट पड़ेगा कुछ ना कुछ वो तो तोड़ेंगे ही, और अरुण कुशवाहा इसलिए वहाँ पे मजबूत है और चुनाव निकालने में फल दिख रहे हैं अभी तक। अब हम लोग चले जाते हैं फुलपरास, जो नहीं बगल में लौकी देख लीजिए। लौकी वहाँ पे बगल में ही है। लौकहा विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। लौकहा में सतीश शाह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिताजी तो एनडीए के उम्मीदवार हैं, सतीश शाह एनडीए के उम्मीदवार। उनके पिता भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं, खुद सतीश शाह विधायक रह चुके हैं, लेकिन इतना ज्यादा क्या बोले टल्ली रहते थे। तो उसके बाद एक बार उपचुनाव के बाद उनको टिकट नहीं दिया गया दोबारा वहाँ से, तो जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन फिर कई वर्षों के बाद वो रिवाइव किए हैं और इस बार इन्होंने जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया है। वहाँ पे जो है पिछले बार जो है प्रियदर्शी चुनाव लड़े थे। प्रियदर्शी को लगभग 17-18-20 हज़ार के आसपास में वोट आया भी था। तो माना जा रहा था कि ये वोट जो है सारा उनको मिल जाएगा, सतीश शाह को मिल जाएगा, तो वर्धभूषण मंडल को चुनाव हरा देंगे। वहां पर एक और फैक्टर है, रामलखन यादव वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। यादव के बड़े नेता हैं, जो वामपंथी माइंडेड वो कहलाते हैं। और ऐसे में जो है कि वहां पे यदि रामलखन यादव ने वोट काट लिया होगा बहुत ज्यादा, जैसे सुनने में आया कि यादवों ने उन्हें वोट दिया। हालांकि इस बार हमने यादव में कहीं डेंट नहीं देखा है, जैसे ब्राह्मणों में डेंट बहुत ज्यादा नहीं देखा है मैंने, वैसे ही यादवों में इस बार डेंट नहीं देखा है मैंने। यादव सेंट्रलाइज वोट थे, यादव सीधा सीधी वोट दे रहे थे कि हमें तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे कोई उम्मीदवार हो। इस पर वो इधर उधर नहीं झांके थे। तो यादव मुस्लिम का वोट सेंट्रलाइज था। तो यदि कटा होगा, रामलखन यादव की तरफ मूव किया होगा, तो वहां पे भारतभूषण मंडल आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव हार जाएंगे। यदि नहीं कटा है तो वहां पे सतीश शाह जो है हार सकते हैं चुनाव। अच्छा, अब फुलपरास में हम आपका शीला मंडल जो परिवहन मंत्री भी हैं, और जदयू नीतीश कैंप की बहुत चहेती में से मानी जाती हैं, और सुबोध मंडल हैं, स्वजाति एक ही जाति के हैं, दोनों कांग्रेस के हैं वो। तो इन दोनों में क्या है, वहाँ पर कैसा मुकाबला है? क्या ज्योति झा जो कांग्रेस का नेता था वो जो बीजेपी में चले गए, उनका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? देखिए, जब चुनाव का कैंपेनिंग वहाँ पे फुलपरास में शुरू हुआ तब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आया किसी भी नेताओं का, क्योंकि बड़े सेंट्रलाइज तरीके से हो गया था, सभी लोग केंद्रित थे, बड़े नेताओं को देख रहे थे। तो ऐसे में छोटे नेताओं का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं था प्रभाव।
हालांकि ज्योति झा यदि कांग्रेस छोड़े थे तो देवनाथ यादव जो है कांग्रेस में आ गए थे, तो वो बैलेंस हो गया था। फुलपरास बेल्ट में देवनाथ यादव का बहुत इम्पैक्ट रहता है। यदि मधेपुर में इम्पैक्ट रहता है ज्योति झा का, तो देवनाथ यादव का इम्पैक्ट फुलपरास बेल्ट में रहता है। लेकिन इस बार जो शीला मंडल का जो चुनाव में टक्कर देने आए थे सुबोध मंडल, वो खुद बाहरी थे और हल्लाखी विधानसभा से ताल्लुकात रखते थे। हल्लाखी में भी बहुत बड़े चेहरे नहीं थे वो बाहर से पत्रकारिता करते हुए आए। इस बार एमएलसी का चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर, सेंट्रल लेवल पे उनके को पहचान है। हेलीकॉप्टर वाला जो फंडा है वो नेता लैंड किए थे, वो पैराशूट से लैंड किए करने वाले नेता थे। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आया फुलपरास में। वो वन साइडेड ही लगभग माना जाए कि शीला मंडल को ही जनमत मिलेगा। तो ओवरऑल 10 विधानसभा में मधुबनी में कितना आप मानते हैं एनडीए को और कितना महागठबंधन को? 7-3 का रेशियो मुझे नजर आया। झंझारपुर से लेके यदि देखें आपको 6 विधानसभा आता है झंझारपुर लोकसभा में और 4 विधानसभा आता है मधुबनी लोकसभा में, तो हमें लगभग ओवरऑल 7-3 लगा। हो सकता है 6-4 हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल 7-3 मुझे नजर आया। अभिषेक जी ने बड़ा फैक्चुअल बताया कि क्या स्थिति है, कहाँ का क्या मूड है नहीं है। लेकिन मैं एक बात आप लोग सबों को कहूँगा जो पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं कि बीपी का गोली लेके रख लीजिए, कुछ भी हो सकता है। कल 12 बजे 1 बजे तक साफ लगभग रुझान आ जाएगा कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। लिहाजा अपने आप को एक दिन और आराम कर लीजिए और कल ही पिटारा खुलेगा कि किसके पक्ष में मधुबनी की जनता वोट करती है, मधुबनी के 10 विधानसभा की जनता किसके पक्ष में वोट की है या नहीं, और सरकार किसके बनने जा रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत। बृजेंद्र नाथ झा, 4th पिलर।